ehrms.upsdc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप लोग सर्च कर लेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। फिर EHRMS लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके यूज़र डिपार्टमेंट में आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा डिपार्टमेंट है बेसिक एजुकेशन, और यहाँ पर आप लोग अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिल कर लेंगे। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मैंने यहाँ पर अपना फिल कर लिया है। फिर इसके बाद ये कैप्चा कोड आप लोग डाल देंगे। तो कैप्चा कोड यहाँ पर हम लोग डालेंगे। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी और पहले ऑप्शन पर जनरल और इसके बाद लीव मॉड्यूल ऑप्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला ऑप्शन जो जनरल है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे कॉलम मिलेंगे। अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी रिटर्न। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी रिटर्न इस पॉइंट पर आना है और क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी रिटर्न में आप व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न और फिल प्रॉपर्टी रिटर्न दो ऑप्शन दिखेंगे। तो इस ऑप्शन को देखने का मतलब देखिए, समझ लीजिए, व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न से मतलब ये है कि अगर आपने पिछले साल जो है कोई प्रॉपर्टी का रिटर्न भरा हुआ है तो वो आपका विजिबल रहेगा। मान लिया 2024, 23, 21, 22 किसी भी वर्ष में आपने विवरण भर रखा है तो वो सारे विवरण आपको दिख जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको फिल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन को चूज करना होगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में ये भी हो सकती है कि आखिरकार अगर हमने अभी तक कोई प्रॉपर्टी परचेज करी थी और वो 2022 की है और हम करंट ईयर 2025 का अगर प्रॉपर्टी रिटर्न फिलअप कर रहे हैं तो क्या उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना ज़रूरी है या नहीं। तो इस केस में बिल्कुल ज़रूरी है। ये समझ लीजिए, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग कोई प्रॉपर्टी रिटर्न को फिल कर रहे हैं तो ऐसे में अब तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो आपकी इमूवेबल और चाहे मूवेबल, दोनों में से कुछ भी होगी तो आपको उसको जो है मेंशन करना होगा। एक बार आप मेंशन कर लेंगे फिर आप ईयर टू ईयर भरते चले जाएंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर अगर आपने 2025 का भर दिया, इसमें 31 दिसंबर 2025 तक का ही प्रॉपर्टी रिटर्न यहाँ पर 2025 का फिल करना है। तो हम चलेंगे व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न फिल प्रॉपर्टी रिटर्न पे, और यहाँ पर देखिए रिटर्न ईयर आ रहा है 2025 और फिर इसके बाद प्रॉपर्टी रिटर्न में इमूवेबल और मूवेबल दो ऑप्शन है। तो पहले हम इमूवेबल पर चलेंगे। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपनी संपत्ति घोषित करें और नील। देखिए, अगर आपके पास इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी है तो उसको आप घोषित करने के लिए ऑप्शन चूज करेंगे। तो एक बार हम इसको देख ही लेते हैं इसमें क्या है। तो ऐड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप में देखिए, आपके पास अगर कोई हाउस है, बिल्डिंग है अपने खुद की नाम की, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल लैंड है। देखिए बहुत सारे टीचर्स ने प्लॉट खरीद रखे हैं तो उस प्लॉट को आप रेजिडेंशियल पर्पस से यूज करेंगे कि कॉमर्शियल से, कि एग्रीकल्चर कोई लैंड है तो जो भी है कृषि योग्य भूमि है, कॉमर्शियल भूमि है, कोई दुकान है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, हाउस है, तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपके पास मैक्सिमम लोगों के पास रेजिडेंशियल लैंड ही होता है तो हम यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे। और प्रॉपर्टी नंबर में देखिए खसरा नंबर, खतौनी नंबर यहाँ पर डालना होता है, ये आपके लिए मस्ट है। तो इसको आप लोग अपने रजिस्ट्री के कागजात में देख लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। प्रॉपर्टी का एरिया यहाँ से स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फीट में जो भी है आप उसको हेक्टेयर में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर ओनर नेम में अपना खुद का नाम डाल देंगे। और प्रॉपर्टी शेयर में आपका 100% खुद का है या दो लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदार हुए तो दो लोग या आपका कोई भाई हुआ तो भाई के नाम पे ही रखते हैं। कोई लोग मान लिया कोई प्रॉपर्टी है, भाई का भी उसमें नाम है, आपका भी नाम है, तो 50% दो पार्ट हुआ। तो आपके हिस्से में कितना आया, मान लिया 50%, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी शेयर में 50% रखेंगे। एम्प्लॉय रिलेशन विथ ओनर, देखिए तो यहाँ पर हस्बैंड, सेल्फ, वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर, ये भी आ रहा है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी है, आपके खुद के पैसों की है और पिता के नाम पे है या आपके पत्नी के नाम पे है या खुद के नाम पे है,
तो जो भी जिस नाम से है उसको यहाँ पर, मान लिया आपका प्लाट है कोई और आपने अपने पत्नी के नाम पे किया है, तो यहाँ पे वाइफ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर खुद का है तो सेल्फ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर कोई आपकी जो भी जमीन है, मान लिया वो आपके एंसेस्टर्स मतलब आपके पूर्वजों से मिली हुई है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर किसी ने किया है तो ये गिफ्ट के रूप में मिली है। परचेज किया है तो परचेज किया होगा, अगर खरीदा है तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर आपने सेल्फ ऑक्युपाइड है, खुद के लिए है तो ठीक है। रेंटेड, रेंट पे दे रखा है तो दो ऑप्शन है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड ही रखें, ये कर सकते हैं। और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, सबसे मेन पॉइंट तो ये है आज की डेट में उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25 लाख, उसको लिखें। और रिमार्क में दोस्तों ये है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी का देखिए एनुअल इनकम, अगर मान लिया कोई रेंटल है तो एनुअल इनकम कितनी आ रही उसको मेंशन करेंगे। प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एड्रेस जो है उसको यहाँ पर लिख देंगे। और रिमार्क में देखिए मैंने ये देखा है कि यहाँ पर कोई लोन की जैसे प्रॉपर्टी है, मान लिया आपने कोई मकान लिया और उसका आज का कीमत 50 लाख रुपए है, और आपकी अभी जो है 4 साल की ही जॉब हुई है, 5 साल की, और आपने उस पर लोन ले रखा है 30-35 लाख का, जो भी समझ लीजिए XYZ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप रिमार्क में रिमार्क जरूर लिख दें कि ये प्रॉपर्टी जो है लोन पर है और लोन अमाउंट हमारा इतना है, उसका EMI इतना बन रहा है, इंटरेस्ट इतना पे करना है, इतनी सारी डिटेल्स को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं रिमार्क ऑप्शन में, और फिर इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इमूवेबल जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा। फिर इसके बाद जर्नल पे चले आएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप प्रॉपर्टी रिटर्न में जाएंगे, फिल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन पे जाएंगे, एनुअल ईयर सेलेक्ट ही है, प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या क्या इसमें दिखा रहा है। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं तो सीधे नील ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेव कर देना है। आर्टिकल टाइप में देखिए बहुत सारे लोग ने शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है, तो कोई भी शेयर है, मान लिया HDFC बैंक का है, रिलायंस है, एस्ट्रल पाइप्स का है, कोई भी शेयर है किसी भी प्रकार का, तो शेयर के नाम लिखें। मेरे हिसाब से आप पूरे शेयर्स की वैल्यू आज की डेट पे कितनी है उसको डाल दें। मान लिया कि आपके पास 3 लाख रुपए के शेयर हैं, 3 लाख रुपए के शेयर में आपने निवेश कर रखा है, तो आर्टिकल टाइप में शेयर सेलेक्ट करें। परचेज डेट आप यहाँ पर लिखने के लिए बाध्यकारी नहीं है। परचेज डेट में क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स आपके पास हो सकते हैं, तो परचेज डेट आपको नहीं लिखनी है यहाँ पे। मोड ऑफ एक्विजिशन में आपको परचेज किया है आपने, कोई गिफ्ट मिला है, ट्रांसफर शेयर्स भी होते हैं, तो ये टेक्निकल टर्म है, जिनको मालूम होगा वही जानते हैं। तो यहाँ पे परचेज में सीधे सेलेक्ट करें अगर आपने खुद खरीदे हैं, और फिर टोटल वैल्यू आज की डेट में कितनी वैल्यू है। मान लिया शेयर मार्केट बहुत खराब चल रहा है, 2 लाख के शेयर हैं, और आज की डेट में जो रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न मतलब एक्चुअल वैल्यू उनकी 1,75,000 ही बची है, तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर 1,75,000 लिखेंगे। रिमार्क में अगर कोई आपके पास जो है शेयर्स के नाम, जैसे मान लिया मल्टीपल शेयर्स हैं, तो यहाँ पे आप सारे शेयर्स के नाम लिख सकते हैं, इसको सेव कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट टाइप में कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ पर आप उसको इन्वेस्टमेंट टाइप में, और डिस्क्रिप्शन जरूर देंगे कि ये म्यूचुअल फंड्स हैं, और यहाँ पर आप लोग जो है परचेज ही सेलेक्ट करें और वैल्यू उनकी लिख दें, इस तरह इसको कर सकते हैं। अदर्स में अगर आपके पास कुछ और चीजें हैं अदर्स में, तो यहाँ पर आप उसको भी मेंशन करके सेव कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, इसके हिसाब से आपको जो है रिटर्न को फाइल कर देना है। ये एज इफ जो है आपका क्या है, ये ITR ही है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आशा है वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को जरूर मेंशन कर दें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हाँ, यहाँ पर दोस्तों एक बात जरूर आपको रखनी है, 31 दिसंबर तक ही जो आपने अर्जित चल संपत्तियां उन्हीं का विवरण भरना है।
आप अगर जनवरी फरवरी, मान लिया जनवरी में कोई खरीदा, जनवरी महीना चल रहा है, तो उसको आप 2026 के साल में भरेंगे। ठीक है, ये पूरी बात।